हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमने रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होता है और इनमें अंतर क्या होते हैं और ये किस देश में ये चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमने बड़े अच्छे से देखा था। और लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या क्या हैं और इनका सिपरेशन ऑफ पावर को भी हमने देखा था। इसको और अच्छे से भी हम देखेंगे जब हम नेक्स्ट कभी लेक्चर लेंगे गवर्नमेंट का। तो उसमें जब जुडिशियल और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को जब पढ़ाएंगे तब हम इन सब के पावर्स को पढ़ेंगे और इनको सेपरेट कैसे रखा गया है, इन सब चीज़ों पे हम बड़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन प्रेम्बल्स का है। प्रेम्बल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा सुनने में भी। कहानी, जैसा कि आपका एज हो गया है तो आप लोग के लिए शादी के लिए रिश्ते भी आ रहे होंगे। आपको हाँ, ये तो जाहिर सी बात है भाई, रिश्ते तो आ रहे होंगे। जो बिचौलिया होंगे तो रिश्ते ला रहे होंगे कि भाई साहब वो इतना पढ़ता है, ये करता है, अच्छा लड़का है, तो रिश्ते आते होंगे। भाई साहब मेरे भी आए थे। जब मेरे रिश्ते आए तो पंडित साहब या फिर कोई मौलवी साहब जो भी लेके आते होंगे, आप लोग के लिए भी लेके आए होंगे, जिसे हम बिचौलिया भी बोलते हैं। तब बिचौलिया साहब लेके आए तो उन्होंने बोला कि भैया रुक जाओ, मैं आपके लिए रिश्ता लेके आया हूँ। तो भाई मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे लेक्चर लेने जाना है, फिर कभी आना। तो बिचौलिया ने बोला कि भले भाई, तुम इस डिटेल्स में नहीं सुनना है आपको, तो आप समरी में सुन लो। मैंने कहा ठीक है ठीक है, आप समरी में बता दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। तो बिचौलिया साहब ने बताया कि भाई वो सुंदर है, काफ़ी गुणवान है और पढ़ी लिखी है। ये बिचौलिया ने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो भाई मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मुझे डिटेल्स नहीं जानना था। जब मैं ये सब देखा, उसके क्वालिटीज़ देखे, मैंने कहा हाँ हाँ सही है सही है, तो मैंने हाँ बोल दिया। भाई मैंने तो हाँ बोल दिया और फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद पता चलता है भाई सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, भाई पढ़े लिखे कितने हो, पढ़े लिखे हो? तो उसने बोला कि हाँ हाँ पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैंने बोला कि कहाँ तक पढ़ा है? तो उसने बताया कि वो फर्स्ट क्लास तक पढ़ी हुई है। तो मैंने कहा पढ़ना लिखना आता है? तो उसने बोला कि हाँ, मैं अपना नाम लिख लेती हूँ और अपना नाम मैं पढ़ लेती हूँ। तो अगर देखा जाए, अगर हम इंडिया में बात करें, तो जो अपना साइन कर लेता है वो लिटरेट माना जाता है। तो कब मतलब ये जो कहानी मैंने आपको बताया, मेरे को ये कहानी मैंने आपको जो ये कहानी बताई, ये कहानी किसी जीवित अमृत घटना से समानता नहीं रखती। ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि हम चीज़ों को समरी जान करके वो चीज़ कैसा है हम कल्पना कर लेते हैं कि भाई वो ऐसा है, लेकिन अगर हमें रियलिटी किसी चीज़ की जाननी है तो हमें उसके डिटेल्स में जानना पड़ेगा, उसका डिटेल जानना पड़ेगा, ना कि समरी। क्योंकि जो भारतीय संविधान जो लिखा गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो उसका हो गया डिटेल्स। ध्यान देना, जो भारतीय संविधान जो लिखा गया वो हो गया वो डिटेल्स, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया डिटेल। और जो समरी है उसका जो प्रियम्बल हो गया है वो हो गया समरी। भाई प्रियम्बल तो उसका प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन भाई साहब ये जो समरी जो बता के गया, जो लड़की क्वालिटी बता के गया था, वो तो उसके डिटेल में ही था ना। लेकिन अगर हम डिटेल में पता चलता कि भाई कितनी पढ़ी लिखी है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्या क्या है, तो पता चलता भाई रियलिटी क्या है। भाई साहब उसने बता दिया पढ़ी लिखी है, हाँ पढ़ी लिखी थी। तो कभी कभी समरी काफ़ी धोखा दे देता है, इसलिए प्रियम्बल्स पर बिना विश्वास नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज़ को अगर हमें देखना है तो हमें उसको डिटेल में देखना चाहिए, लेकिन तब भी एक प्रीफेस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है जो हमारा प्रियम्बल है। आई होप को आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए, जो समरी जो हमने समरी देखा, उसके बारे में समरी देखा, कहानी का जो समरी था और जो डिटेल्स था, कहानी का जो समरी था और जो डिटेल्स था, इन दोनों में अंतर क्या था? भाई साहब डिटेल, अगर हम किसी चीज़ के लिए जानकारी अगर हमें लेनी है तो डिटेल्स में देखना पड़ेगा। समरी में अगर लेंगे तो कभी कभी वो धोखा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रियम्बल है वो समरी है और जो संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा हो गया डिटेल्स में हो गया।
या फिर हमने पिछले लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो हमारी मूवी होती है वो हमारा कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मूवी है, और जो प्रेम्बल है क्या, प्रेम्बल एक जस्ट लाइक अ ट्रेलर है। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ रहे हो ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रियम्बल है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है बाय द कोर्ट, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इन्फोर्सिएबल है। क्यों? अगर जैसे फंडामेंटल राइट क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि चिल्ड्रेन एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स उनको फ्री एजुकेशन देना है, ये हमारा बोला गया ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बच्चे एडवोकेट की सहायता से जुडिशरी के पास जा कर के वो बोल सकते हैं कि भाई साहब हमारे आर्टिकल 21A का ये हमारा वायलेशन हो रहा है, हमें फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। अब तो इसको जाके चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिटेल्स में लिखा गया है और ये इन्फोर्सेबल है। हम इसको कोर्ट में जा कर के अपील कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन जो हमारा प्रियम्बल है ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्रीफेस है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि भाई साहब क्या प्रियम्बल हमारा लीगली इन्फोर्सेबल है, क्या हम इसको लेकर के हम कोर्ट में जा सकते हैं? तो भाई साहब नहीं जा सकते हो। ये आपको समझाने के लिए मैं आपको कहानी बताया था, बाकी उस कहानी का कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब दिमाग में भी ये भी बात आती है कि यार जो संविधान बने हैं, जो सभी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है सभी देशों में, तो क्या वहाँ पे प्रियम्बल होना मस्ट है? क्या प्रियम्बल होना ही चाहिए? डाउट आता है, दिमाग में नहीं आता? तो अभी हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन और रिटन, दो टाइप कॉन्स्टिट्यूशन ने पढ़ा था। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे प्रियम्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ध्यान देना, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे प्रियम्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे प्रियम्बल नहीं होता, वहाँ पे होगा ही नहीं। ये सब चीज़ें अगर आप पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, या फिर अब अगर लिखने के लिए कहीं आता है तो आप इसके डिफरेंस में कि इनमें भिन्नता क्या क्या होती है उसमें आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लो, प्रेम्बल। वो प्रेम्बल मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, इसको आप कहीं से भी किताब कहीं से भी आप देख सकते हो। पहले मैं आपको मोटा मोटा ऐसे चीज़ बताऊंगा जो कि काफ़ी डाउट में रहता है, लोग काफ़ी डाउट रहते हैं जो काफ़ी गलत कर देते हैं। लिखो, प्रियम्बल इज रिगार्डेड एज, प्रियम्बल इज रिगार्डेड एज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, preamble is regarded as introduction to the constitution, that is it carries the summary of whole constitution, it carries the summary of whole constitution। ठीक है, अब इसका जो ये जो प्रेम्बल है ये भाई साहब ये किसी को कोई पावर नहीं देता। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है, पीपल को भी देता है और हमारे गवर्नमेंट को भी लिमिट करता है। ये दोनों को पावर भी देता है और दोनों को लिमिट भी करता है, जबकि प्रेम्बल न किसी को पावर देता है और न ही किसी को लिमिट करता है। ध्यान देना, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रेम्बल जो है वो न किसी को पावर देता है और न ही गवर्नमेंट को लिमिट करता है, ना पीपल को लिमिट करता है, कुछ नहीं करता है। इट्स ओनली अ फ्री फेस। अब ये होता क्या है, करता क्या है, हम इसको भी आगे देखेंगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर भी देता है गवर्नमेंट और पीपल को, और ये लिमिट भी करता है दोनों को। अगर दोनों के बीच क्लैश होती है, प्रेम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच अगर क्लैश होता है तो कौन जीतेगा? भाई सिंपल सी बात है, अगर क्लैश होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही जीतेगा। समझ रहे हो ना? ये सब चीज़ें कभी कभी ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें पढ़ने से आती हैं। तो दिमाग में एक डाउट आता है भाई साहब कि यार प्रियम्बल का तो कोई काम नहीं है तो बना क्यों दिया? अच्छा, इसका कभी यूज हुआ है कि नहीं हुआ है?
उन सब चीज़ों को भी हम बड़े ध्यान से देखेंगे। तो उसको देखने से पहले, आगे प्रेमर को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आर्टिकल 50 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 50 क्लॉज 4। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले तो क्लॉज 1 आया होगा ना, फिर क्लॉज 4 आया। अब क्लॉज 1 क्या बोलता है? क्लॉज 1 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, कि जो स्टेट हमारा डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी को कास्ट के बेस पे, ठीक है। ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये आया तो हमें समझ में आ गया कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, होना भी चाहिए ऐसा भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे। तो अब 15 क्लास 4 में आया, स्टेट शैल मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ध्यान देना वर्डों को, कि जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होंगे उनके एडवांसमेंट के लिए वो स्टेट क्या करेगा, कुछ प्रोविजंस बनाएगा। बैकवर्ड क्लासेस मतलब SC ST OBC, ठीक है। अब ये भाई साहब अगर ये बोला तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 क्लास 1 एंड 15 क्लास 4 ये तो आपस में ही अब क्लैश हो रहा है दोनों का, कि क्लास 1 कुछ और बोल रहा है और क्लास 4 कुछ और बोल रहा है, दोनों के बीच क्लैशेस हो रही हैं। ऐसा आता है ना, ठीक है। अब इन चीज़ों को, इनके बीच क्लैश हो रहा है, इसको हम अच्छे से पहले समझते हैं कि क्लैश रियलिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, नई कहानी। आज तो कहानी को भरमार लग रहा है, एक कहानी के बाद एक कहानी आपको सुनने का मौका मिल रहा है। एक कहानी मम्मी की कहानी। भाई एक मम्मी है, भाई मम्मी सबकी होती हैं। उनका एक बच्चा है 10 साल का और एक बच्चा है 2 साल का। जो 2 साल का बच्चा है मम्मी उसको हमेशा अपने पास लिए रहती हैं, और जो 10 साल का बच्चा है उसको भाई गोदी में तो नहीं ले सकती, बड़ा हो गया बच्चा, और छोटे वाले बच्चे को पानी पिला रही हैं, खाना खिला रही हैं, टाइम टाइम पे उसको नहला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं मम्मी जी। और जो 10 साल का बच्चा है उसको बोलती हैं भाई तुम सब कर लो। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि जो मम्मी है वो अपने बड़े बेटे को नहीं चाहती, बड़े बेटे से उनका कोई लगाव नहीं है, वो बड़े बेटे को भी उतना चाहती हैं और छोटे बच्चे को भी उतना वो चाहती हैं। लेकिन छोटा बच्चा उस लायक अभी नहीं है कि वो अकेले ये सब सब कुछ कर सके, इसलिए वो छोटे वाले बच्चे को कुछ स्पेशल प्रोविज़न दे रही हैं। ध्यान देना चीज़ों को, इसलिए स्पेशल प्रोविज़न दे रही हैं। और जो 10 साल का बच्चा है वो इफ़िशिएंट है, वो खुद खाना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, अपना स्कूल बैग तैयार कर सकता है, जूते पहन सकता है, इसलिए मम्मी इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं जो 2 साल का बच्चा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई मैराथन कहीं हो रहा है, अगर कहीं मैराथन हो रहा है तो वहाँ पे अगर कोई हेल्दी आदमी है, अगर कोई हेल्दी इंसान है वो रनिंग कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और कोई अगर एक पैर का लंगड़ा है, मतलब हैंडीकैप है, सॉरी, उसका एक पैर नहीं सही है, तो क्या वो सेम मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए सही रहेगा? नहीं ना भाई, इनके लिए अलग होना चाहिए, इनके लिए अलग होना चाहिए। अगर देखा जाए, अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें, अगर खुद जस्टिस की बात करो तो आप क्या करो कि भाई साहब एक समूह ऐसा बनाओ जो सेम कैटेगरी के है वो सेम रेस में दौड़ेंगे, और जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो सेम रेस में दौड़ेंगे। इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो यही चीज़, यही जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस है, अगर उसको देखा जाए, जो बैकवर्ड क्लासेस, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो मम्मी जी थी उनका जो 2 बच्चे थे, एक 10 साल का था, एक 2 साल का था। तो 2 साल का बच्चा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया बैकवर्ड क्लासेस। और एक हमारा कौन सा हो गया, जो 10 साल का बच्चा था मम्मी जी का, वो कौन सा हो गया, वो जो नॉर्मल लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इनको तो स्पेशल प्रोविजन देना पड़ेगा उनको इस स्टैंडर्ड तक लाने के लिए जिससे वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके, वो कंपटीशन में बैठने लायक, कंपटीशन करने लायक तो हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मम्मी जी अपने 10 साल वाले बच्चे को नहीं चाहती हैं, वो दोनों को उतना ही चाहती हैं। और यहाँ पे मम्मी कौन है, मम्मी यहाँ पे है संविधान, और बच्चे कौन है, पीपल, जो सिटीजन है वो संविधान के बच्चे हो गए।
समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका मतलब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है सोशल जस्टिस। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? सोशल जस्टिस, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से आई भाई? ये चीज़ें जब ये 15 क्लास 1 और 4 बन के आया था, तो भाई काफ़ी लोग अपोज करने के लिए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। और जज साहब थे, जज साहब भी अब पढ़ गए यार कि यार ये तो होना तो चाहिए, लेकिन ये आपस में क्लैश कर रहे हैं, तो मैं इसको कैसे बताऊं। तो उन्होंने काफ़ी बताया, तो उन्होंने किसका सहारा लिया? प्रेमबल का। प्रेमबल का उन्होंने सहारा लिया। क्यों? अगर आप प्रेमबल ध्यान से देखोगे तो प्रेमबल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इंटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, ये सब लिखा हुआ है ना। तो उसमें सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है। उसमें सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है। सोशलिस्ट वर्ड का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस। कि भाई सोशल जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ ऐसे आदमी के बीच में हो सकता है कि जो सेम कैटेगरी के हों। इसलिए ये 15 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 4 एक दूसरे को क्लैश नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को वायलेट नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको एग्जाम्पल भी मैंने काफ़ी दिया, कहानी काफ़ी मैंने सुनाया, आप आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब लिखो, एज पर सुप्रीम कोर्ट, एज पर सुप्रीम कोर्ट, इफ देयर इज एन एम्बिग्यूटी, इफ देयर इज एन एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द आर्टिकल्स, सराउंडिंग द आर्टिकल्स, then the interpretation of article, then the interpretation of article may be used by the court, by the court which tallies the which tallies with preambles। मतलब प्रेम्बल्स का उन्होंने सहारा लेकर के उसका इंटरप्रिटेशन दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रेम्बल तो इन्फोर्सिएबल तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं क्लैशेज हो रहे हैं आर्टिकल के बीच में तो प्रेम्बल्स का यूज करके डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है। आई होप आप इसको समझ गए ना। अब आप इसको समझ गए। अब भाई साहब, अब संविधान जब बन रही थी तो उसमें कुछ और दिक्कतें आई, क्या आई वो उसको भी हम देख लेते हैं। जब आप प्रेम्बल को कभी खोल के पढ़ोगे तो उसमें नीचे पॉइंट में लिखा हुआ है, preamble has an enacting clause where it declares that Constitution of India was enacted and adopted on 26 November 1949। ये स्टेट का वहाँ पे जिक्र किया गया है ना, 26 नवंबर 1949 का जिक्र किया गया है। तब हम उसको भी देख लेते हैं कि हम बार बार बोलते हैं कि भाई प्रेम्बल स्टार्ट कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा संविधान लिखा गया है, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और ये हमारा पीपल ऑफ इंडिया हो गए, लोग हो गए, और ये हमारा संविधान हो गया, और ये हमारा कंट्री हो गया जो कि रन कर रहा है, कंट्री जो कि रन कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा हो गया संविधान। तो क्या हुआ भाई, लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया और संविधान से हमारा देश चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही देश चल रहा है। समझ रहे हो? अब कौन कौन से लोगों ने बनाया था भाई? पीपल ने संविधान बनाया, संविधान से देश चल रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारा लोगों के द्वारा ही देश चल रहा है। ये बात आप समझ रहे हो ना। तो जो पीपल हैं, कौन कौन से पीपल ने पार्टिसिपेट किए थे भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा संविधान बना और संविधान हमारा देश चला रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली लोग ही हमारे देश को चला रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए, जो अल्टीमेट पावर, जो सोर्स ऑफ पावर है संविधान की, वो कहाँ से है? जो सोर्स ऑफ पावर संविधान की है वो पीपल ऑफ इंडिया है। जो सोर्स ऑफ पावर है वो पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी उस समय वहाँ पे कितने मेंबर थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे पास से 389 मेंबर, 389 मेंबर थे ना, 389 मेंबर्स थे, ठीक है। ये बात तो आप जानते हैं। तो अब इसमें कुछ और देखते हैं। जैसे हमारा अगर ये इंडिया हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इंडिया। जब हम जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो जो इंडिया हमारा जो कंट्री था वो दो टाइप में बटा हुआ था। एक क्या था? एक हमारा प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट,
और एक हमारा क्या था, प्रोविंशियल, ब्रिटिश प्रोविंशियल, ठीक है। एक तुम्हारा हो गया था प्रिंसली स्टेट हो गया था, और एक हमारा ब्रिटिश प्रोविंशियल जहाँ हमारा ब्रिटिश का डायरेक्ट वहाँ पे रूल चल रहा था, और एक हमारा प्रिंसली स्टेट था। ये दो टाइप्स में हमारा इंडिया बना हुआ था, कुछ कंस्ट्रक्शन था। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे राजा महाराजा थे, जैसे राजा, जैसे जोधपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, बीकानेर हो गया, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। और ब्रिटिश प्रोविंशियल कौन कौन से थे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया था, सेंटर हो गया था, ये सब सेंट्रल, ये सब जो थे ये प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। और ये हमारा क्या था, प्रिंसली स्टेट्स था। अब जो 389 मेंबर्स जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो 93 नॉमिनेटेड पर्सन वो थे जो कि प्रिंसली स्टेट से आए थे, जो कि राजा महाराजाओं ने उनको भेजा था। अब 93 ये यहाँ पे चले गए, बच्चे कितने, 296। अब जो 296 जो मेंबर थे वो हमारे पास आए थे यहाँ से, ये अलग अलग प्रोविंशियल हैं, ब्रिटिश प्रोविंशियल अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग, जैसे एक बॉम्बे हो गया, ये कुछ और हो गया, ये कुछ और हो गया, तो अलग अलग बहुत सारे ऐसे बटे हुए हैं। तो वो वहाँ वहाँ से ये होकर के 296 आए थे, ठीक है। अब जैसे अगर देखा जाए इसको भी, तो इनको 296 को सिलेक्ट कौन किया था कि भाई इनको वहाँ जाना है, तो वहाँ पे जो अलग अलग जो प्रोविंशियल थे वहाँ पे वहाँ पे कौन थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बना हुआ था। जैसे आज अगर देखा जाए, आज हमारा कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसके लिए रूल बनाती है, सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हमारी रूल बनाती है, ठीक है। उसी प्रकार जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारा देश गुलाम था जब हमारा देश गुलाम था तो वहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो उनके लिए कानून कौन बनाएगा, अपना प्रिंसली स्टेट बनाते थे अपना, ठीक है, राजा महाराजा थे। और जो हमारा ब्रिटिश की हुकूमत में जो चल रहा था वो हमारा क्या था, वहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अलग अलग प्रोविंसेस थी ब्रिटिश की, एक रूल वहाँ भी बनता था और एक पार्लियामेंट था। इसका मतलब ब्रिटिश के टाइम पे भी दो टाइप्स के लॉ बनते थे, एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सबके लिए बनाती थी, और एक जो उनकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो बनाती थी। अब ये जो असेंबली थी छोटी छोटी, तो इन्होंने अपने बंदे को चूज करके वहाँ से लोगों को भेजा। 296 यहाँ से भेजे गए और 93 यहाँ से भेजे गए, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सके और हमारा ये संविधान बन सके, ठीक है। तो अब ये बात आती है, तो अब जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते थे उनको हम क्या बोलते थे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, एमपीए। जैसे आज के टाइम में एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रोविंशियल के जो मेंबर हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर हुआ करते थे उनको बोलते थे एमपीए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जैसे आज एमएलए हैं, पहले एमपीए हुआ करते थे। ध्यान देना, समझना इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें कहीं आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो ये एमपीए जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली थे, उन्होंने 296 मेंबर को इलेक्ट किया, चूज किया, ठीक है भाई। एमपीए ने चूज किया 296 को अपने अलग अलग प्रोविंशियल में। अब देखा जाए कि जो एमपीए जो आए हुए हैं उनको किसने सिलेक्ट किया है, उनको इलेक्ट किया है, चूज किया है प्यूपिल ने। समझ रहे हो कि प्यूपिल ने एमपीए को बनाया। एमपीए ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 296 बंदे चूज किए। इसका मतलब देखा जाए इनडायरेक्टली लोगों ने ही संविधान बनाने के लिए 296 लोगों को चयनित किया है। समझ रहे हो ना, ठीक है। आप अब ये जो 296 जो मेंबर हैं
वो जा कर के संविधान बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। वो अलग बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश फ्री हुआ था, तो जो 389 मेंबर्स में से हमारा 90 लोग तो हमारे पाकिस्तान में चले गए थे। वो बात की बात है, उसको आप समझने कोई वहाँ पे कुछ है नहीं, आप ध्यान देने के लिए उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, लेकिन जो प्यूपिल ने मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली को जो इनका चयन किया था, और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो मेंबर्स को जो इन्होंने चयनित किया था, उन्होंने कर दिया था। अब ये एक देखा जाए, ये चैलेंज किया गया कोर्ट में, जैसे हम लिखते नहीं है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कुछ लोग बोलते हैं कि जो चलिए मैं उसको आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको मैं एक नई चीज़ बताता हूँ। जैसे पीपल ने इनको चूज किया, अब देखा जाए कि इन लोगों ने मिलकर के इलेक्शन करवाया, इलेक्शन में इनको चूज किया और फिर इनको चूज किया। फिर दूसरी बात देखी जाए, उस समय जो लोग वोटिंग कर रहे थे वो सिर्फ कुछ लोग ही थे जो वोटिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थी। रिस्ट्रिक्शन क्या क्या थी? रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जो एजुकेटेड लोग होंगे सिर्फ वही वोटिंग करेंगे, जो लैंडलेस होगा, जिनके पास ज़मीन नहीं होगा वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे, जो अनएजुकेटेड होंगे वो वोटिंग नहीं करेंगे, और जो फीमेल होंगी वो उनको वोटिंग राइट नहीं था। इसका मतलब देखा जाए सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे थे जो वोटिंग कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग आए हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो संविधान बनाने के लिए जो लोग आए हुए हैं, वो सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा वो चूज किए गए हैं। वही सिंपल सी बात है भाई, अगर कुछ लोगों ने अगर करेंगे, कुछ लोग अगर चूज करके आए हैं तो ये सिर्फ उन्हीं के हिसाब से ही काम करेंगे। ऐसा हो सकता है ना? तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो आप डिसाइड करो। ऐसा हुआ तो होगा ना, ऐसा हुआ। इसलिए एक केस, काफ़ी फेमस केस आया। कौन सा केस आया? केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। ये केस आया। इस केस में ये चैलेंज किया गया कि जो प्रियम्बल की जो सभी जो जो संविधान की जो शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है, ये ऐसा कहना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो संविधान का जो सोर्स ऑफ पावर है वो पीपल है, और जो पीपल है ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या जो संविधान बन रहा था उसमें सभी लोगों ने वोटिंग किया था? जो उनके प्रतिनिधि बन के आए हुए थे वो सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा ही चुन के आए हुए थे। क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? नहीं ना। तो आप कैसे कहोगे कि भाई साहब जो संविधान बनाने वाले जो बंदे थे वो सभी जनता के प्रतिनिधि थे, क्योंकि वो कुछ लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था वोटिंग के लिए। तो ऐसा आता है ना। तो भाई ये मुद्दा फंस गया फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट भाई साहब क्या करे? तो सुप्रीम कोर्ट भाई फंस गया। ये सिंपल सी बात है यार, देखा जाए ऐसा अगर हुआ है तो क्या करे वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला हो वो बोला हो, वो तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी। ऐसा कहा जाता है ना कि पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं, भगवान होते हैं। ऐसा कहा जाता है ना, पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं। आप लोग मानते हो पेरेंट्स को भगवान मानते हो कि पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं यार? अच्छा, कुछ लोग मानते हो, कुछ लोग नहीं मानते हो ना, ठीक है। मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है नाउ, ठीक है। पहले मैं भी मानता था। मैंने कहा कि यार सही में यार पेरेंट्स भगवान के रूप होते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था जब मैं फर्स्ट क्लास में था। मैंने पैर छुआ। पैर छूने के बाद मैंने बोला मम्मी जी मुझे क्वेश्चन पेपर दे दो, मेरा एग्ज़ाम है आज। मैं आँख बंद करके क्वेश्चन पेपर मांग रहा था कि पेरेंट्स जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, मुझे क्वेश्चन पेपर दे दो।
आँख बंद में किया हुआ था, मुझे पेपर तो नहीं मिला लेकिन एक झापड़ पक्का मिल गया, ज़रूर मिल गया झापड़। और मैं मुँह बना करके चला गया, एग्ज़ाम दिया, फिर अच्छा गया, मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर गेन किया। फिर मैंने लगा कि यार अच्छा हुआ, देखो प्रसाद मिल गया इसलिए काम हो गया। तो मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए कि भगवान तो भगवान होता है, मतलब पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स भगवान तो होते नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर आप पेरेंट्स की बात मानो जो वो बोलते हैं, तो वो 99% अगर आप उनकी बात मानते हो तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो कभी भी आपके लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे और ऐसा कोई चीज़ नहीं बोलेंगे जो आपके लिए सही नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम पेरेंट्स को गॉड मान सकते हैं, क्योंकि जो इनडायरेक्टली उनका गोल है वो आपको सक्सेसफुल बनाना है। इसका मतलब हम पेरेंट्स को गॉड मान सकते हैं, क्योंकि हमें उनको सम्मान देना, उनका रिस्पेक्ट करना, ये ये हमारी ड्यूटी है, हमारा मोरल ड्यूटी है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें उनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने क्या बोला भाई? कोर्ट ने ये बोला कि कुछ चीज़ें काल्पनिक होती हैं, उनको मान लेने में ही भलाई है। उनके पीछे लड़ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, पारस भगवान होते हैं, तो भाई उसको मान लो, उसमें लड़ाई मत करो कि भाई साहब बैठ गए हो, क्योंकि लड़ाई करना मतलब उसका इंसल्ट करना हो जाएगा, उनका इंसल्ट करना हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल फिक्शन होता है, उसको सिर्फ मान लेने में ही भलाई है, हमारी भी भलाई है और समाज की भी भलाई है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था इस केस को लेकर के, कि बोला था कि लिख लो, लिखना है तो लिख लो, लिखो। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट the constitution derives its power that सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, इस केस में लिखना केयर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में ही लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली इज अ लीगल फिक्शन। भाई ये लीगल फिक्शन, जैसे पेरेंट्स को गॉड करना एक लीगल फिक्शन है, वैसे ही इट्स लीगल फिक्शन, बट इट इज अ कंक्लूसिव एजम्पशन but it is a conclusive assumption which cannot be challenged in any court of law। भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब ये लीगल फिक्शन है, इसको मान लेने की भलाई है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, एंड शुड बी एक्सेप्टेड एज सच, कि मतलब जैसा ही उसको वैसे ही मान लो, इसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। ऐसा कोर्ट ने क्यों बोला, उसको भी देख लेते हैं। जैसे भाई साहब मैं इलाहाबाद में गया था, मैं इलाहाबाद तैयारी करने के लिए गया, तो मैंने खाना बनाया भाई, मेरा दाल वगैरह कैसे क्या बनता, रोटी मेरी जल गई, लेकिन मुझे वही रोटी काफ़ी टेस्टी लग रही थी क्योंकि मैंने बनाया था। भाई दूसरे लोग खाएं तो खाना खाएंगे भी नहीं, उसको उठा के फेंक देंगे, मुझे गाली भी देंगे, लेकिन वो मैंने बनाया था इसलिए मुझे अच्छी लग रही थी और मैं वो बना के खाना खा जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर संविधान, अगर जो सब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, अगर हम बोलेंगे, अगर ये कहा जाएगा कि अगर ये जो सोर्स ऑफ पावर है वो लोगों में है और लोगों ने ही इसको बनाया है, लोगों ने ही इसको पावर दिया है और लोगों के द्वारा ही हमारा देश चल रहा है, तो जैसे मैं अपने जले हुए रोटी को काफ़ी इज्जत दे रहा था और मुझे काफ़ी टेस्टी लग रही थी, वैसे ही जो सिटीजन हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनको भी
ऐसा लगेगा, अपने संविधान को वो इज्जत देंगे और लोगों को इज्जत देंगे और अपने देश को इज्जत देंगे कि भाई साहब ये सब जो बना हुआ है उसका जो सोर्स ऑफ पावर है वो वही है। समझ रहे हो? इसलिए आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे काम देखेंगे। ओके, थैंक यू।